तो दोस्तों बहुत पहले हमें एक मूवी देखने को मिली थी द लीजेंड ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जेंटलमैन नाम की। ये तकरीबन हमें 2003 में देखने को मिली थी और इसका दूसरा पार्ट जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था, तो उसके बारे में भी अपडेट बताऊंगा। साथ ही साथ इसके पार्ट 1 के बारे में जितनी भी डिटेल है वो सारी कुछ आपको मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दें और इसके बारे में अब हम जानना चालू करते हैं। लीग ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जेंटलमैन, जिसे एलेक्सजी के रूप में भी प्रचारित किया जाता है, एक 2003 स्टीमपंक 5 डीजलपंक सुपरहीरो फिल्म है जो एलन मूर और केविन ओनील द्वारा इसी नाम की कॉमिक बुक श्रृंखला के पहले खंड पर आधारित है। 20वीं शताब्दी फॉक्स द्वारा वितरित, यह 11 जुलाई 2003 को संयुक्त राज्य अमेरिका में और 17 अक्टूबर को यूनाइटेड किंगडम में जारी किया गया था। इसका निर्देशन स्टीफन नॉरिंगटन ने किया था और इसमें शॉन कॉनरी, नसीरुद्दीन शाह, पेटा विल्सन, टोनी कुरेन, स्टुअर्ट टाउनसेंड, शेन वेस्ट, जेसन फ्लेमिंग और रिचर्ड रोक्सबर्ग ने अभिनय किया था। 2006 में उनकी सेवानिवृत्ति और 2020 में मृत्यु से पहले यह एक नाटकीय रूप से रिलीज लाइव एक्शन फिल्म में कॉनरी की अंतिम भूमिका थी। कॉमिक बुक स्रोत सामग्री की तरह इस फिल्म में 19वीं सदी के अंत में सेट किए गए प्रमुख पैस्टिश और क्रॉसओवर थीम 6 है। इसमें उस अवधि के लिए उपयुक्त काल्पनिक साहित्यिक पात्रों का वर्गीकरण है जो विक्टोरियन युग के सुपरहीरो के रूप में काम करते हैं। यह जूल्स वर्ने, H.G. वेल्स, ब्रैम स्टोकर, सर आर्थर कॉनन डॉयल, H. राइडर हैगार्ड, इयान फ्लेमिंग, हरमन मेलविले, ऑस्कर वाइल्ड, रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन, एडगर एलन पो, गैस्टन लेरॉक्स और मार्क ट्वेन के कामों पर आधारित है। हालांकि सभी को फिल्म के लिए अनुकूलित किया गया है। इसे आम तौर पर प्रतिकूल समीक्षाएं मिलीं, लेकिन यह आर्थिक रूप से सफल रही। सिनेमाघरों में दुनिया भर में $179 मिलियन से अधिक की कमाई हुई और $78 मिलियन के बजट के मुकाबले $48.6 मिलियन का किराया राजस्व और $36.4 मिलियन की डीवीडी बिक्री 2003 तक अर्जित हुई। 7 कथानक 1899 में फैंटम के नेतृत्व में एक आतंकवादी समूह लियोनार्डो दा विंची के वेनिस की नींव के ब्लूप्रिंट के लिए बैंक ऑफ इंग्लैंड को लूटता है, जर्मन वैज्ञानिकों का अपहरण करता है और बर्लिन में एक जेपेलिन कारखाने को नष्ट कर देता है। ब्रिटिश और जर्मन साम्राज्यों द्वारा विश्व युद्ध शुरू करने की धमकी के साथ सैंडरसन रीड नामक एक ब्रिटिश दूत सेवानिवृत्त साहसी और शिकारी एलन क्वार्टरमैन को भर्ती करने के लिए केन्या कॉलोनी की यात्रा करता है। वह शुरू में मना करता है जब तक कि हत्यारे उसे मारने का प्रयास नहीं करते। उन्हें हराने के बाद वह सहमत हो जाता है। लंदन में क्वार्टरमैन रीड के बॉस एम से मिलता है, जो बताता है कि फैंटम विश्व युद्ध से लाभ कमाने का इरादा रखता है और 3 दिनों में वेनिस में एक सम्मेलन में दुनिया के नेताओं पर हमला करने का इरादा रखता है। इसे रोकने के लिए एम लीग ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जेंटलमैन बनाता है और क्वार्टरमैन, कैप्टन निमो, पिशाच वैज्ञानिक मीना हार्कर और अदृश्य चोर रॉडनी स्किनर को भर्ती करता है। लीग मीना के पूर्व प्रेमी डोरियन ग्रे को भर्ती करने के लिए लंदन डॉकलैंड्स की यात्रा करती है, जो एक गुम हुए शापित चित्र के कारण अमर है। फैंटम और उसके हत्यारे लीग पर हमला करते हैं, लेकिन जैसे ही हत्यारे लीग को मारने वाले होते हैं, एक रहस्यमय शूटर हस्तक्षेप करता है और हमले को रोकने में उनकी मदद करता है, जिससे फैंटम और उसके लोग पीछे हटने को मजबूर हो जाते हैं। शूटर अपना परिचय यूएस सीक्रेट सर्विस एजेंट टॉम सॉयर के रूप में देता है। उसे फैंटम को रोकने के प्रयास में शामिल होने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा एक अन्य एजेंट के साथ भेजा गया था। दुख की बात है कि दूसरे एजेंट, जो एक हटाए गए दृश्य में फिन के रूप में सामने आया था, फैंटम के हत्यारों द्वारा समूह तक पहुंचने से पहले ही मार दिया गया था। ग्रे और सॉयर के लीग में शामिल होने के बाद वे पेरिस में एडवर्ड हाइड को पकड़ लेते। नेमो की पनडुब्बी नॉटिलस में वेनिस की यात्रा करते समय जेकेल को हाइड को नियंत्रित करने में परेशानी होती है, जबकि अन्य लीगर्स व्हीलहाउस में एक कैमरे के फ्लैश पाउडर के अवशेष की खोज के बाद यह अनुमान लगाते हैं कि जहाज पर एक मोल है और किसी ने जेकेल के परिवर्तन सूत्र की एक शीशी चुरा ली है।
शक स्किनर पर जाता है, लेकिन वह कहीं नहीं मिलता। नॉटिलस वेनिस में कई छिपे हुए बमों के विस्फोट के साथ आता है, जिससे शहर ढह जाता है। सॉयर नेमो की एक कार का उपयोग करके उसे एक महत्वपूर्ण इमारत पर मिसाइल दागने का संकेत देता है, ताकि विनाश को रोका जा सके, जबकि क्वार्टरमैन फैंटम का सामना करता है, जो फिर से भागने से पहले एम के रूप में बेनकाब होता है। डोरियन नेमो के पहले साथी इश्माइल को गोली मार देता है और नॉटिलस के अन्वेषण पॉड को चुरा लेता है, लेकिन इश्माइल मरने से पहले लीग को अपने विश्वासघात के बारे में सफलतापूर्वक चेतावनी देता है। डोरियन का पीछा करते हुए लीग ने एक फोनोग्राफ रिकॉर्डिंग का पता लगाया जिसे डोरियन ने छोड़ा था, जिसमें खुलासा हुआ कि एम ने हाइड को पकड़ने, स्किनर से त्वचा का नमूना, मीना का खून, जेकेल का फॉर्मूला और नेमो के विज्ञान की तस्वीरों को हासिल करने में क्वार्टरमैन की मदद लेने के लिए लीग में हेरफेर करने में उसकी सहायता लेने के लिए डोरियन की पेंटिंग चुराई थी, जबकि एक अश्रव्य ऑडियो आवृत्ति नॉटिलस पर छिपे कई बमों को सक्रिय करती है। जेकेल और हाइड बारग्रस्त भागों को खाली करने के लिए सेना में शामिल हो जाते हैं, जबकि स्किनर गुप्त रूप से लीग को संदेश भेजकर सूचित करता है कि वह अन्वेषण दल में घुस गया है। स्किनर के निर्देशों का पालन करते हुए संघ उत्तरी मंगोलिया पहुंचता है और एम के पहाड़ी किले का पता लगाता है। वे जल्द ही स्किनर के साथ फिर से इकट्ठा हो जाते हैं, जो बताता है कि एम ने अपहरित वैज्ञानिकों के परिवारों को बंधक बना लिया है, ताकि उन्हें एम के काम का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए मजबूर किया जा सके, और वह प्रतिस्पर्धी देशों को एक नमूना मामला बेचने का इरादा रखता है। संघ अलग हो गया, जिसमें निमो और हाइड वैज्ञानिकों और उनके परिवारों को बचाते हैं। स्किनर किले को नष्ट करने के लिए बम लगाता है। मीना अपनी पेंटिंग से डोरियन से लड़ती है और उसे मार देती है, और क्वार्टरमैन और सॉयर एम को पकड़ने के लिए काम करते हैं, जिसे क्वार्टरमैन प्रोफेसर जेम्स मोरियार्टी मानता है। निमो और हाइड अपना काम पूरा करते हैं, लेकिन एम के गुर्गे दांते से अभिभूत हो जाते हैं। क्वार्टरमैन का निधन सॉयर को नई सदी के लिए शुभकामनाएं देते हुए हुआ। जब लीग यह सुनिश्चित करती है कि क्वार्टरमैन को केन्या में दफनाया जाए, तो उन्हें याद आता है कि कैसे एक जादूगर ने उससे वादा किया था कि अफ्रीका उसे कभी मरने नहीं देगा, लेकिन फिर वह उनकी शक्तियों का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करता रहेगा। जादूगर आता है और एक अनुष्ठान करता है, जिसके तहत क्वार्टरमैन की कब्र पर एक अप्राकृतिक तूफान आता है। बॉक्स ऑफिस। यह फिल्म पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन द कर्स ऑफ द ब्लैक पर्ल के बाद दूसरे स्थान पर रही। 20 द लीग ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जेंटलमैन ने कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में अनुमानित 66, 465, 204, यूनाइटेड किंगडम में 12, 603, 037 और स्पेन में 12, 033, 033 की कमाई की। दुनिया भर में फिल्म ने 179, 265, 204 की कमाई की। 21 आलोचनात्मक प्रतिक्रिया। रॉटन टोमाटोज पर 184 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को 17% की स्वीकृति रेटिंग मिली है, जिसकी औसत रेटिंग 4/10 है। साइट की आलोचनात्मक सहमति कहती है, बस साधारण एलेक्स एक बेहतरीन आधार है जिसे खराब निष्पादन ने बर्बाद कर दिया। 22 मेटाक्रिटिक पर 36 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर इसका स्कोर 30% है, जो आमतौर पर प्रतिकूल समीक्षा दर्शाता है। 23 सिनेमास्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर B का औसत ग्रेड दिया। 24 शिकागो सनटाइम्स के रोजर एबर्ट ने फिल्म को संभावित 4 में से 1 स्टार दिया। द लीग ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जेंटलमैन विश्व वर्चस्व की योजना से लड़ने के लिए नायकों की एक शानदार टीम को इकट्ठा करता है, और फिर जब यह एक साहसिक फिल्म का असली कोकर बनने वाला लगता है, तो अकथनीय प्रेरणाओं, बिना प्रभाव के कारणों, बिना कारणों के प्रभावों और सामान्य पागलपन में डूब जाता है। 25 रोलिंग स्टोन के पीटर ट्रेवर्स ने भी इसे 4 में से 1 स्टार दिया। उन्होंने लिखा, कॉनरी को छोड़कर, जो सर्दियों में हर इंच शेर की तरह है, यहां कुछ भी प्रामाणिक नहीं लगता।
26 एंटरटेनमेंट वीकली के ओवेन ग्लीबरमैन ने फिल्म को सी ग्रेड दिया। 27 एम्पायर पत्रिका ने इसके प्रदर्शन और चरित्र की गहराई की कमी की आलोचना की, इसे 5 में से 2 सितारे दिए और जोर देकर कहा कि यह एक सितारा अपमान के साथ खतरनाक रूप से घनिष्ठ है। 28 पुरस्कार फिल्म को 2 बार सैटर्न अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फैंटेसी फिल्म और पेटा विल्सन को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया था, लेकिन यह क्रमशः द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, द रिटर्न ऑफ द किंग और फाइंडिंग निमो दोनों से हार गई। 29 रचनाकारों की प्रतिक्रिया द टाइम्स के साथ एक साक्षात्कार में कॉमिक्स के चित्रकार केविन ओनील ने कहा कि उनका मानना है कि फिल्म रूपांतरण एक महत्वपूर्ण विफलता थी क्योंकि यह अपने स्रोत सामग्री का सम्मान नहीं करता था। उन्होंने पटकथा पढ़ते समय पात्रों को नहीं पहचाना और दावा किया कि नॉरिंगटन और कॉनरी ने सहयोग नहीं किया। अंत में ओनील ने कहा कि एलन क्वार्टरमैन का फिल्म का संस्करण मूल कॉमिक्स के चरित्र की तुलना में खराब है और मीना मरे को हाशिए पर रखकर और उसे पिशाच बनाकर संपूर्ण संतुलन को बदल दिया गया। 30 कॉमिक्स के लेखक एलन मूर आमतौर पर अपने कामों पर आधारित फिल्मों से असंतुष्ट रहे हैं, लेकिन उन्हें लगा कि मूल फिल्मों की प्रतिष्ठा अनुकूलन की गुणवत्ता से प्रभावित नहीं होगी। जब तक मैं उन्हें न देखकर खुद को अलग रख सकता था, उन्हें अलग रखने के लिए पर्याप्त था, विकल्प पैसे ले सकता था, मुझे आश्वस्त किया जा सकता था कि कोई भी दोनों को भ्रमित नहीं करेगा। यह शायद मेरी ओर से भोलापन था। 31 होम वीडियो लीग ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जेंटलमैन ने किराए से कुल 48,640,000 कमाए, जिसमें वीडियो किराए से 14,810,000 और डीवीडी किराए से 33,830,000 शामिल है। 32 डीवीडी की बिक्री से 36,400,000 की कमाई हुई। 32 फिल्म को अक्टूबर 2018 में फैब्युलस फिल्म्स द्वारा ब्लूरे पर फिर से रिलीज किया गया। 33 अन्य मीडिया में केविन जे एंडरसन द्वारा लिखित फिल्म का उपन्यासीकरण फिल्म के रिलीज से कुछ समय पहले प्रकाशित हुआ था। साउंड ट्रैक एल्बम स्कोर ट्रेवर जोन्स द्वारा रचित था और इसे वारेस सरबांडे द्वारा आईट्यून्स पर और बाद में ऑनलाइन जारी किया गया था। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में दुकानों में नहीं बेचा गया था। सीजन 10 के फैमिली गाय एपिसोड अमीश गाय में पीटर ग्रिफिन द लीग ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जेंटलमैन द राइड नामक फिल्म पर आधारित रोलर कोस्टर की सवारी करना चाहता है। रीबूट ट्रैकिंग बोर्ड ने मई 2015 में बताया कि 20वीं सेंचुरी फॉक्स और डेविस एंटरटेनमेंट ने एक फ्रेंचाइजी लॉन्च करने की उम्मीद में एक रीबूट विकसित करने पर सहमति व्यक्त की थी और एक निर्देशक की तलाश चल रही थी। 34 जॉन डेविस ने एक साक्षात्कार में कोलाइडर को बताया कि फिल्म महिला केंद्रित होगी। 35 कथित तौर पर 2019 के डिज्नी फॉक्स विलय के बाद इन योजनाओं को खत्म कर दिया गया था। 36 हालांकि हॉलीवुड रिपोर्टर ने मई 2022 में खुलासा किया कि रीबूट एक हुलू रिलीज के रूप में वापस पटरी पर था, जिसमें जस्टिन हेथ लेखन कर रहे थे और निर्माता डॉन मर्फी लौट रहे थे, साथ ही सुसान मोंटफोर्ड और 3 आर्ट्स एंटरटेनमेंट के इरविन स्टॉफ भी थे। 37 यह भी देखे शॉन कॉनरी एलन क्वार्टरमैन एक महान साहसी और शिकारी जो ट्रैकिंग, निशानेबाजी और हाथ से हाथ का मुकाबला करने में कुशल है। नसीरुद्दीन शाह निमो नॉटिलस के कप्तान, एक प्रतिभाशाली तलवारबाज और आविष्कारक। पेटा विल्सन डॉ मीना हार्कर एक रसायनज्ञ जो काउंट ड्रैकुला द्वारा दी गई अमरता और पिशाच जैसी क्षमताओं को बरकरार रखती है। टोनी करन रॉडनी स्किनर एक सज्जन चोर जिसने ग्रिफिन के अदृश्यता सीरम पर अपना हाथ रख लिया। स्टुअर्ट टाउनसेंड डोरियन ग्रे मीना का पूर्व प्रेमी और एक अनुभवी द्वंद्ववादी जिसे एक शापित पेंटिंग द्वारा अमर बना दिया गया है। शेन वेस्ट टॉम सॉयर एक अमेरिकी सीक्रेट सर्विस एजेंट जिसे क्वार्टरमैन ने लीग की सहायता के लिए भर्ती किया है। जेसन फ्लेमिंग डॉ
हेनरी जेकेल एडवर्ड हाइड के रूप में एक वैज्ञानिक जिसने खुद पर प्रयोग करने के बाद एक दोहरा व्यक्तित्व विकसित किया। अपने हाइड रूप में उसके पास अपार शक्ति, सहनशक्ति और हिंसा के प्रति प्रेम है। रिचर्ड रॉक्सबर्ग द फैंटम बटा प्रोफेसर जेम्स मोरियार्टी, शर्लक होम्स का पुराना दुश्मन जो लीग में हेरफेर करने के लिए अपने छद्मवेश और शक्तिशाली बुद्धि का उपयोग करता है। टॉम गुडमैन हिल सैंडरसन रीड, ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधि जो क्वार्टरमैन को लीग में भर्ती करता है। डेविड हेमिंग्स निगेल, एलन क्वार्टरमैन का पुराना दोस्त जो कहानी चाहने वालों को भगाने के लिए उसका रूप धारण करता है। मोरियार्टी के एजेंटों द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। टेरी ओनील इश्माइल, कैप्टन निमो का प्रथम साथी। मैक्स रयान डाटे, मोरियार्टी का एक गुर्गा जो जेकिल के परिवर्तन सीरम का उपयोग करके एक अमानवीय राक्षस में परिवर्तित हो जाता है। उत्पादन लिखना, क्योंकि 20वीं सेंचुरी फॉक्स H.G. वेल्स के 1897 के उपन्यास के शीर्षक चरित्र के अधिकारों को सुरक्षित करने में असमर्थ था, स्क्रिप्ट में द इनविजिबल मैन को एन इनविजिबल मैन के रूप में संदर्भित किया गया था और उसका नाम हॉली ग्रिफिन से बदलकर रॉडनी स्किनर कर दिया गया था। फू मांचू चरित्र को हटा दिया गया था। स्टूडियो के अनुरोध पर अमेरिकी दर्शकों और युवा जनसांख्यिकी के लिए फिल्म की अपील बढ़ाने के लिए टॉम सॉयर के चरित्र को जोड़ा गया था, एक ऐसा कदम जिसे निर्माता डॉन मर्फी ने शुरू में बेवकूफ़ी भरा स्टूडियो नोट कहकर खारिज कर दिया था, लेकिन बाद में इसे शानदार बताया। 8 ढलाई, इससे पहले द मैट्रिक्स ट्रिलॉजी में आर्किटेक्ट और द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ट्रिलॉजी में गैंडाल्फ की भूमिका को ठुकराने के बाद, जिसके लिए उन्हें कथित तौर पर $450 मिलियन की कमाई होती, कॉनरी ने $17 मिलियन में क्वार्टरमैन के रूप में प्रदर्शित होने पर सहमति व्यक्त की, एक ऐसी राशि जिसने फिल्म निर्माताओं को कलाकारों की टुकड़ी के लिए अन्य हाई प्रोफाइल सितारों को आकर्षित करने के लिए बहुत कम लचीलापन दिया। 9, 10, 8 जर्मन वैज्ञानिक कार्ल ड्रेपर की बेटी ईवा ड्रेपर, विंटर एवे जोली नामक एक पात्र, फिल्म के अंतिम कट में दिखाई न देने के बावजूद प्रचार सामग्री में दिखाई देती रही। उद्धरण आवश्यक फिल्माने निमो द्वारा इस्तेमाल की गई प्रोप पिस्तौल। मुख्य फोटोग्राफी हंगरी 11, माल्टा और चेक गणराज्य में हुई। 12 स्टूडियो ने फिल्म निर्माताओं पर गर्मियों में रिलीज करने का दबाव बनाया क्योंकि मास्टर और कमांडर को पतझड़ में रिलीज किया जाना था। जब एक विशेष प्रभाव सेट अपेक्षित रूप से प्रदर्शन करने में विफल रहा, तो उत्पादन में देरी हुई, जिससे फिल्म निर्माताओं को तुरंत एक और प्रभाव दुकान की तलाश करनी पड़ी। 8 कथित तौर पर कॉनरी का निर्देशक स्टीफन नॉरिंगटन के साथ कई विवाद थे। 13 नॉरिंगटन उद्घाटन पार्टी में शामिल नहीं हुए और जब उनसे पूछा गया कि निर्देशक कहाँ हो सकते हैं, तो कॉनरी ने कहा, स्थानीय शरण की जांच करें। कथित तौर पर नॉरिंगटन को स्टूडियो की देखरेख पसंद नहीं थी और वह बड़ी क्रू के साथ असहज थे। 8 कॉनरी ने दावा किया कि फिल्म बनाने और तैयार उत्पाद की गुणवत्ता ने उन्हें फिल्मों में अभिनय से हमेशा के लिए संन्यास लेने के लिए राजी कर लिया। उन्होंने द टाइम्स को बताया, यह एक बुरा सपना था। इस अनुभव ने मुझ पर बहुत प्रभाव डाला, इसने मुझे शोबिज के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। मैं बेवकूफ़ों से निपटते निपटते ऊब गया हूँ। 14 2023 तक नॉरिंगटन और पटकथा लेखक जेम्स डेल रॉबिन्सन ने द लीग ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जेंटलमैन के बाद से किसी लाइव एक्शन फीचर लेंथ फिल्म पर काम नहीं किया है। उद्धरण की आवश्यकता मुकदमा 2003 में लैरी कोहेन और मार्टिन पोल ने 20वीं सेंचुरी फॉक्स पर जानबूझकर उनकी स्क्रिप्ट कास्ट ऑफ कैरेक्टर की चोरी करने का मुकदमा दायर किया, जिसे उन्होंने 1993 और 1996 के बीच स्टूडियो को दिया था। यह देखते हुए कि स्क्रिप्ट में सार्वजनिक डोमेन चरित्र साझा किए गए थे जो द लीग ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जेंटलमैन ग्राफिक उपन्यास श्रृंखला में नहीं दिखाई दिए थे। 15 मुकदमे में फॉक्स पर श्रृंखला को एक स्मोक स्क्रीन के रूप में पेश करने का आरोप लगाया गया। 16, 17, 18
फॉक्स ने आरोपों को बेतुका बकवास कहकर नकार दिया। 18 लेकिन अदालत के बाहर समझौता कर लिया, एक निर्णय जिसके बारे में एलन मूर का मानना था कि इसने उन्हें खुद को दोषमुक्त करने का मौका नहीं दिया। 19 स्वागत। स्टीफन नॉरिंगटन, जन्म 1964, एक अंग्रेजी विशेष प्रभाव कलाकार और सेवानिवृत्त फिल्म निर्देशक है जो हॉरर और एक्शन शैलियों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। एक मूर्तिकार और मेकअप कलाकार के रूप में अपने करियर की शुरुआत करते हुए उन्होंने 1980 और 90 के दशक की कई प्रसिद्ध, प्रभाव संचालित फिल्मों में डिक स्मिथ, रिक बेकर और स्टेन विंस्टन के तहत काम किया। उनके निर्देशन में कल्ट साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म डेथ मशीन और कॉमिक बुक रूपांतरण ब्लेड और द लीग ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जेंटलमैन शामिल है। उन्होंने ब्लेड के वैकल्पिक अंत में माइकल मोर्बियस को चित्रित किया। एक आजीविका। नॉरिंगटन ने पहली बार फिल्मों में एक विशेष प्रभाव कलाकार के रूप में काम किया। ऐसा उन्होंने कई वर्षों तक किया, जिसमें एलियंस और स्प्लिट सेकंड फिल्मों पर काम शामिल था। निर्देशक के रूप में उनकी शुरुआत 1994 की फिल्म डेथ मशीन से हुई थी, लेकिन 1998 में ब्लेड का निर्देशन करने से उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली क्योंकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। फिल्म की सफलता के बावजूद उन्होंने सीक्वल का निर्देशन करने से मना कर दिया। उद्धरण वांछित, उन्होंने लीग ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जेंटलमैन 2003 का निर्देशन किया, जिसके दौरान उन्हें फिल्म के स्टार शॉन कॉनरी के साथ इतना मुश्किल समय हुआ कि उन्होंने घोषणा कर दी कि वह कभी भी दूसरी फिल्म का निर्देशन नहीं करेंगे। उद्धरण वांछित, बाद में उन्होंने अपना विचार बदल दिया, हालांकि 2022 तक उन्होंने ऐसा नहीं किया है। नॉरिंगटन मूल रूप से डायमेंशन फिल्म्स के घोस्ट राइडर से जुड़े थे, इससे पहले कि इसे कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया। 2 उन्हें 1981 की फंतासी फिल्म क्लैश ऑफ द टाइटन्स के रीमेक का निर्देशन करने के लिए तैयार किया गया था, इससे पहले कि यह पद द इनक्रेडिबल हल्क के निर्देशक लुइस लेट्रियर को दे दिया गया। 3 2008 में यह घोषणा की गई थी कि नॉरिंगटन द क्रो फ्रेंचाइज के रीबूट का निर्देशन करेंगे। 4 2010 में यह बताया गया कि वह सुपरनैचुरल एक्शन थ्रिलर द लॉस्ट पेट्रोल का निर्देशन और लेखन करेंगे, जिसे लीजेंडरी पिक्चर्स द्वारा वितरित किया जाएगा। 5 दिसंबर 2011 में नॉरिंगटन ने एक साक्षात्कार में खुलासा किया कि पिछले 1 साल से वह अनटाइटल्ड नॉरिंगटन शैली परियोजना 1 पर काम कर रहे थे, जो उस वर्ष की स्क्रिप्ट फ्रेंजी चुनौती के लिए अप्रैल 2008 में लिखी गई एक फीचर फिल्म स्क्रिप्ट पर आधारित थी। कार चेज पर केंद्रित, इसमें लाइव एक्शन फुटेज और ग्रीन स्क्रीन शॉट्स के लिए स्केल मॉडल दोनों को शामिल करने की बात कही गई थी। नॉरिंगटन ने खुलासा किया कि वह ज्यादातर काम खुद कर रहे थे, जैसा कि उन्होंने अपनी 2001 की फिल्म द लास्ट मिनट में किया था। 6 2018 में ब्लेड के सहकलाकार स्टीफन डोरफ ने कहा कि नॉरिंगटन अपने घर पर लघुचित्रों के साथ एक फिल्म बना रहे थे। डोरफ को लगा कि इसे पूरा करने में उन्हें 1 और दशक लग जाएगा। 7 अधूरी परियोजनाएं। नॉरिंगटन ने अपने करियर के दौरान कई अधूरे प्रोजेक्ट किए हैं, जिन्हें यहां मोटे तौर पर कालानुक्रमिक क्रम में सूचीबद्ध किया गया है। 20 साल से ज्यादा के करियर के दौरान उन्होंने ऐसे प्रोजेक्ट पर काम किया है जो उनके निर्देशन में कभी प्री प्रोडक्शन चरण से आगे नहीं बढ़ पाए। उनमें से कई का निर्माण उनके प्रोडक्शन छोड़ने के बाद हुआ। 1999 में नॉरिंगटन को उनकी 1998 की फिल्म की अगली कड़ी ब्लेड 2 का निर्देशन करने की पेशकश की गई थी। 8-9 उन्होंने इसे ठुकरा दिया, उद्धरण वांछित, और स्टूडियो ने इसके बजाय गिलर्मो डेल टोरो को काम पर रखा। 10 2001 में नॉरिंगटन को कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा अधिग्रहित किए जाने से पहले डायमेंशन फिल्म्स के घोस्ट राइडर से जोड़ा गया था। 2-11 यह अंततः 2007 में रिलीज हुई, जिसका निर्देशन मार्क स्टीवन जॉनसन ने किया था। 12 2001 में नॉरिंगटन ने घोषणा की कि वह द हैंड्स ऑफ शांग-ची,
मास्टर ऑफ कुंग फू पर आधारित एक फिल्म का निर्देशन करने के लिए सहमत हो गए हैं, जो मार्वल के चरित्र शांगची पर आधारित एक फिल्म रूपांतरण है। उन्होंने इसे एक वास्तविक ईमानदार मार्शल आर्ट फिल्म के रूप में वर्णित किया, न कि एक ऐसी फिल्म जिसमें केवल मार्शल आर्ट है। 2004 में यह घोषणा की गई कि एंग ली को निर्माता के रूप में लाया गया है। 2005 में यह घोषणा की गई कि स्टेनली ड्रीमवर्क्स के लिए फिल्म का कार्यकारी निर्माण करने के लिए सहमत हो गए हैं, जिसमें ब्रूस मैककेना की पटकथा से यूएन वूपिंग निर्देशन करेंगे। 2005 में एवी अराद ने कहा कि उन्हें लगा कि PG-13 रूपांतरण संभव है। 13 दिसंबर 2018 में शांगची के एक अलग फिल्म रूपांतरण की घोषणा की गई, जिसमें नॉरिंगटन के बिना डेविड कैलाहम की पटकथा थी। 2002 में वार्नर ब्रदर्स द्वारा अधिकार हासिल करने के कुछ समय बाद नॉरिंगटन को 1988 की फिल्म अकीरा के रीमेक का निर्देशन करने के लिए स्लेट किया गया था, जिसमें जेम्स रॉबिन्सन पटकथा लिखेंगे और डैन लिन निर्माता होंगे। 17 नॉरिंगटन ने कनेडा और टेत्सुओ भाइयों को बनाकर इसे पश्चिमी दर्शकों के लिए अधिक आकर्षक बनाने की योजना बनाई। 2003 में बॉक्स ऑफिस पर द लीग ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जेंटलमैन के खराब प्रदर्शन के बाद, जिसमें नॉरिंगटन और रॉबिन्सन दोनों भी थे, परियोजना को रोक दिया गया था। 2003 में नॉरिंगटन की द लीग ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जेंटलमैन का उद्देश्य मूल कॉमिक बुक श्रृंखला में अन्य शीर्षकों के आधार पर एक फिल्म फ्रेंचाइजी बनाना था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन के कारण सीक्वल के लिए बहुत कम उत्साह था। 2013 में सीक्वल को खत्म कर दिए जाने के बाद यह बताया गया कि फॉक्स माइकल ग्रीन के साथ लेखक और कार्यकारी निर्माता के रूप में द लीग ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जेंटलमैन के टेलीविजन संस्करण के लिए एक पायलट का आदेश दे रहा था। यदि परियोजना श्रृंखला में जाती, तो नॉरिंगटन और शोरनर इरविन स्टॉफ कार्यकारी निर्माता होते, न तो मूर और न ही ओनील श्रृंखला के निर्माता होंगे। 19 यह भी बताया गया था कि पायलट एपिसोड अभी भी प्रसारित किया जाएगा, भले ही फॉक्स श्रृंखला को हरी झंडी न दे। 20 टेलीविजन सीरीज के बंद होने की खबर आने के कुछ साल बाद ही 26 मई 2015 को द ट्रैकिंग बोर्ड ने रिपोर्ट दी कि 20वीं सेंचुरी फॉक्स और डेविस एंटरटेनमेंट ने एक नई फ्रेंचाइजी लॉन्च करने की उम्मीद के साथ एक रीबूट फिल्म विकसित करने पर सहमति जताई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक निर्देशक की तलाश चल रही थी जो रीबूट को विकसित करने में मदद कर सके। 21 जॉन डेविस ने कोलाइडर को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि रीबूट एक महिला केंद्रित फिल्म होगी। 22 तब से कोई और घोषणा नहीं हुई है। 2007 में नॉरिंगटन को 1981 की फंतासी फिल्म क्लैश ऑफ द टाइटन्स के रीमेक का निर्देशन करने के लिए तैयार किया गया था। हालांकि वह इस परियोजना के लिए अपने निर्देशन के बारे में अनिश्चित थे, क्योंकि वह मूल फिल्म के साथ बरे नहीं हुए थे। लुइस लेट्रियर, जो बरे हुए थे, ने उन्हें बदलने के बारे में अपने साझा एजेंट के माध्यम से उनसे संपर्क किया। लेट्रियर की फिल्म 2010 में रिलीज हुई थी। 23 2008 में यह घोषणा की गई थी कि नॉरिंगटन द क्रो फ्रेंचाइजी के रीबूट का निर्देशन करेंगे। 4 उन्होंने 2013 तक फिल्म छोड़ दी और उनकी जगह एफ. जेवियर गुटिरेज ने ले ली। 24 जुलाई 2015 तक गुटिरेज ने इस परियोजना को छोड़ दिया था और उनकी जगह कोरिन हार्डी ने ले ली थी। 25 हार्डी ने भी 31 मई 2018 को इस परियोजना को छोड़ दिया, जिससे फिल्म अधर में लटक गई। 26 2010 में नॉरिंगटन सुपरनैचुरल एक्शन थ्रिलर द लॉस्ट पेट्रोल का निर्देशन और लेखन करने जा रहे थे, जिसे लीजेंडरी पिक्चर्स द्वारा वितरित किया जाना था। 5 फिल्मोग्राफी वर्ष शीर्षक निदेशक लेखक निर्माता नोट्स 1994 मौत की मशीन हा हा संबंध करना 1998 ब्लेड हा नहीं नहीं एक हटाए गए दृश्य में मॉर्बियस के रूप में
जेम्स डेल रॉबिन्सन अमेरिकी कॉमिक पुस्तकों और पटकथाओं के ब्रिटिश लेखक हैं, जिन्हें टोनी हैरिस के साथ स्टारमैन, जैक नाइट के चरित्र को सहनिर्माण करने और 1990 के दशक के अंत में जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका को पुनर्जीवित करने के लिए जाना जाता है। उनके अन्य उल्लेखनीय कार्यों में एलन मूर और केविन ओनील की कॉमिक बुक सीरीज द लीग ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जेंटलमैन के फिल्म रूपांतरण के लिए पटकथा और बहुवर्षीय क्रॉसओवर स्टोरी लाइन सुपरमैन न्यू क्रिप्टन शामिल है। आजीविका। रॉबिन्सन ने अपने लेखन की शुरुआत 1989 में पॉल जॉनसन द्वारा चित्रित ग्राफिक उपन्यास लंदन के डार्क के साथ की और बाद में इसे 500 आवश्यक ग्राफिक उपन्यासों में से एक नामित किया, क्योंकि यह एक बहुत ही कच्चा काम प्रयोग से भरा होने के बावजूद ब्रिटिश ग्राफिक उपन्यासों में सबसे आगे था। 2. उन्होंने डार्क हॉर्स के लिए टर्मिनेटर श्रृंखला की कई श्रृंखलाओं के साथ अमेरिकी बाजार में प्रवेश करने से पहले एक में दिखाई देने वाली ग्रेंडेल, डेविल्स व्हिस्पर सहित विभिन्न संकलनों में लघु कथाओं का योगदान जारी रखा। 1993 में रॉबिन्सन ने डीसी कॉमिक्स के लिए सीमित श्रृंखला द गोल्डन एज की रचना की, जो कि एल्सवर्ल्ड की कहानी होने के बावजूद बहुत सी बैकस्टोरी स्थापित करती थी, जिसे बाद में उन्होंने अपने यकीनन सबसे प्रसिद्ध काम स्टारमैन में इस्तेमाल किया। 3. स्टारमैन 1997 में शीर्षक पर रॉबिन्सन के काम ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ धारावाहिक कहानी के लिए आइजनर पुरस्कार दिलाया। 4. 90 के दशक के उत्तरार्ध में रॉबिन्सन ने द गोल्डन एज की एक अनुवर्ती श्रृंखला पर काम किया। 5. जिसका शीर्षक द सिल्वर एज था और हॉवर्ड चाइकिन द्वारा चित्रित किया गया था। 6. हालांकि उन्होंने अंततः इस परियोजना को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया क्योंकि उनके विचारों का बड़ा हिस्सा मार्क वेर और ब्रायन ऑगस्टीन की 1998 की श्रृंखला जेल ईयर 1 में प्रस्तुत किया गया था। 7. स्टारमैन के अलावा रॉबिन्सन के डीसी कार्य में एंथोलॉजी श्रृंखला बैटमैन, लीजेंड्स ऑफ द डार्क नाइट, एक विजिलेंट मिनी सीरीज और द सैंडमैन स्पिन-ऑफ सीरीज विचक्राफ्ट फॉर वर्टिगो में लगातार योगदान शामिल है। 1999 में रॉबिन्सन और उनके लेखन साथी डेविड एस गोयर ने कहानी आर्क द जस्टिस सोसाइटी रिटर्न्स 8 और चल रही श्रृंखला जेएसए के शुभारंभ के साथ सुपरहीरो जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका की गोल्डन एज टीम की मुख्यधारा डीसी यूनिवर्स में वापसी का नेतृत्व किया। 9. 10. रॉबिन्सन ने 5 मुद्दों के बाद शीर्षक छोड़ दिया, जबकि गोयर ने जोफ जॉन्स के साथ इसे लिखना जारी रखा। 11. जिसके साथ रॉबिन्सन बाद में जेएसए स्पिन ऑफ श्रृंखला हॉकमैन लॉन्च करेंगे। 12. रॉबिन्सन ने कैप्टन अमेरिका सीरीज पर एक संक्षिप्त रन लिखा था, जिसे हाल ही में हीरोज रीबॉर्न पहल के हिस्से के रूप में फिर से लॉन्च किया गया था। मार्वल के लिए अन्य कार्यों में एक टोकिड शामिल है, जो हॉरर बटा फैंटेसी उपन्यासकार क्लाइव बार्कर द्वारा कंपनी के रेजर लाइन छाप के लिए बनाई गई श्रृंखलाओं में से एक है। इमेज में रॉबिन्सन ने वाइल्डकैट्स पर एक संक्षिप्त रन लिखा, जिसने टीम की पौराणिक कथाओं को और विकसित किया और कलाकार पॉल स्मिथ के साथ निर्माता स्वामित्व वाली श्रृंखला लीव इट टू चांस को लॉन्च किया, जिसने उन्हें 1997 में बेस्ट न्यू सीरीज और बेस्ट टाइटल फॉर यंगर रीडर्स के लिए 2 और आइजन अवार्ड जीते। 4. रॉबिन्सन ने 1993 की डायरेक्ट टू वीडियो लघु फिल्म फायरआर्म की पटकथा के साथ पटकथा लेखन में कदम रखा, जो मालिबू द्वारा प्रकाशित इसी नाम की कॉमिक बुक श्रृंखला पर आधारित थी। 13. 90 के दशक के उत्तरार्ध में रॉबिन्सन और डेविड एस गोयर ने तत्कालीन आगामी फिल्म फ्रेडी बनाम जेसन 14-15 के लिए एक अप्रयुक्त मसौदा लिखा और सी 2 पिक्चर्स के लिए एवर मेरे की पटकथा लिखी, जिसका लक्ष्य 2000 में चक रसेल को निर्देशित करने के साथ रिलीज करना था। 16. पटकथा लेखक के रूप में रॉबिन्सन का सबसे प्रसिद्ध काम द लीग ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जेंटलमैन का 2003 का रूपांतरण है। 17. जिसने मूल काम के प्रशंसकों के बीच कुछ विवाद पैदा किया, जिनमें से कई निराश थे। 18. 19. कॉमिक्स लिखने से ब्रेक लेने के बाद रॉबिन्सन 2006 में 8 अंकों की स्टोरी लाइन बैटमैन फेस द फेस के साथ लौटे, जो डीसी कॉमिक्स की कंपनी व्यापी पहल 1 ईयर लेटर के हिस्से के रूप में बैटमैन और डिटेक्टिव कॉमिक्स दोनों के माध्यम से चला।
20/2008 में उन्होंने स्टोरी लाइन द कमिंग ऑफ एटलस से शुरुआत करते हुए चल रही सुपरमैन श्रृंखला के लेखन कर्तव्यों को संभाला। 21/22/2009 में रॉबिन्सन ने जस्टिस लीग क्राई फॉर जस्टिस लॉन्च किया। 23 जिसका उद्देश्य दूसरे चल रहे जस्टिस लीग शीर्षक के रूप में चलना था, लेकिन खराब आलोचनात्मक स्वागत के कारण 7 अंकों की मिनी सीरीज में बदल गया। 24, 25, 26, 27 विवादास्पद स्वागत के बावजूद रॉबिन्सन को 2010 के आइजनर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ लेखन के लिए नामांकित किया गया था। 28-29 अक्टूबर 2009 में रॉबिन्सन ने कलाकार मार्क बेगले के साथ जस्टिस लीग ऑफ अमेरिका के नियमित चल रहे शीर्षक को संभाला। 30 जिन्हें बाद में ब्रेट बूथ द्वारा बदल दिया गया था। 31 मई 2010 में रॉबिन्सन और स्टर्लिंग गेट्स ने वॉर ऑफ द सुपरमैन का सहलेखन किया, जो सीमित श्रृंखला थी जिसने सुपरमैन क्रॉसओवर स्टोरी लाइन की परिणति के रूप में काम किया, जो 2 साल पहले सुपरमैन न्यू क्रिप्टन के साथ शुरू हुई थी। 32 रॉबिन्सन ने सुपरमैन पर अपने रन का समापन अंक 700 अगस्त 2010 के साथ किया। 33 2011 में रॉबिन्सन ने 12 अंकों की श्रृंखला द शेड लॉन्च की। 34-35 अगले वर्ष उन्होंने अर्थ 2 चालू श्रृंखला शुरू की, जिसने डीसी कॉमिक्स के कंपनीव्यापी पुनः लॉन्च द न्यू 52 इंच के हिस्से के रूप में नए पाठकों के लिए काल्पनिक समानांतर पृथ्वी की लंबे समय से चली आ रही अवधारणा को फिर से परिभाषित किया। 36-37 रॉबिन्सन द्वारा पेश किए गए संशोधनों में से एक अर्थ 2 का ग्रीन लालटेन बनाना था समलैंगिक, जिसने राष्ट्रीय समाचार बनाया। 38 रॉबिन्सन ने 16 मुद्दों के बाद शीर्षक छोड़ दिया। 39-40 2013 में रॉबिन्सन ने जे बोन के साथ द सेवियर्स को लॉन्च किया, जो एक दशक पहले लीव इट टू चांस के बंद होने के बाद उनकी पहली निर्माता स्वामित्व वाली श्रृंखला थी। 41 2014 में मार्वल ने द अमेजिंग स्पाइडरमैन फैमिली बिजनेस नामक एक मूल ग्राफिक उपन्यास प्रकाशित किया, जिसे रॉबिन्सन और मार्क वेड ने सहलिखा था। 42 उसी वर्ष रॉबिन्सन ने ऑल न्यू मार्वल नाउ पहल के हिस्से के रूप में मार्वल में 2 नई चल रही श्रृंखलाएं लॉन्च की, कलाकार स्टीव पुग के साथ ऑल न्यू इन्वेडर्स 43 और कलाकार लियोनार्ड किर्क के साथ फैंटास्टिक फोर श्रृंखला का एक नया वॉल्यूम। 44 2015 में रॉबिन्सन और कलाकार ग्रेग हिंकल ने इमेज में 4 अंक वाली मिनी सीरीज एयरबॉय लॉन्च की। श्रृंखला ने काल्पनिक रॉबिन्सन द्वारा अंक 2 में की गई ट्रांसफोबिक टिप्पणियों के साथ विवाद पैदा कर दिया। 45-46 जिसने रचनाकारों को अंतिम संग्रहित संस्करण के लिए संशोधन करने के लिए प्रेरित किया। 47 इसके अलावा 2015 में रॉबिन्सन ने मार्वल के लिए चल रही श्रृंखला स्कारलेट विच की रचना की। 48 जिसके बारे में उन्होंने बताया, यह 2012 की श्रृंखला हॉकाई पर मैट फ्रेक्शन और डेविड अजा के काम से प्रभावित थी। 49 2016 में रॉबिन्सन ने एक और निर्माता स्वामित्व वाली श्रृंखला ग्रैंड पैशन लॉन्च की, जिसे टॉम फिस्टर द्वारा चित्रित किया गया और डायनामाइट द्वारा प्रकाशित किया गया, जिसे उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में मैं जो कर रहा हूं उससे एक प्रस्थान के रूप में वर्णित किया। 50 अगले वर्ष रॉबिन्सन ने डायनामाइट के लिए फेलिक्स लीटर अभिनीत एक जेम्स बॉन्ड स्पिन-ऑफ सीरीज लिखी। 51, 52 और वंडर वुमन सीरीज पर एक रन के लिए डीसी कॉमिक्स में लौट आए। 53 जिसे उन्होंने 1 साल तक लिखा। अंक 50 सितंबर 2018 के बाद छोड़ दिया। 54 2020 से रॉबिन्सन स्टारगर्ल टेलीविजन सीरीज का लेखन और निर्माण कर रहे हैं, जो कि जियोफ जॉन्स और ली मोडर द्वारा सहनिर्मित नामांकित चरित्र पर आधारित है, जो बदले में रॉबिन्सन द्वारा बनाए गए चरित्र स्टारमैन जैक नाइट से निकला है। उद्धरण आवश्यक व्यक्तिगत जीवन। रॉबिन्सन और लंबे समय तक डीसी कॉमिक्स के संपादक रहे जॉन जोन्स ने 2009 में अपनी सगाई की घोषणा की। 55 उन्होंने 2 साल बाद शादी की और उसके बाद तलाक ले लिया। 47 ग्रंथ सूची 1997 में अब बंद हो
चूंकि कॉमिक्स वर्ल्ड वेबसाइट के लिए एंडी डिगल के साथ एक साक्षात्कार में एलन मूर ने इस कृति का शीर्षक द लीग ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जेंटलफोक दिया। मूर ने विक्टोरियन युग को बेहतर ढंग से दर्शाने के लिए नाम बदलकर जेंटलमैन कर दिया। साइमन बिस्ले मूल रूप से इस श्रृंखला के कलाकार होने वाले थे, लेकिन उनकी जगह केविन ओनील ने ले ली। विक्टोरियन सेटिंग ने मूर और ओनील को विक्टोरियन फिक्शन की कई कृतियों से इन जोक्स और कैमियो डालने की अनुमति दी, साथ ही समकालीन संदर्भ और चुटकुले भी बनाए। कृतियों में कई स्टीमपंक प्रभाव है। उदाहरण के लिए, पहले अंक में ब्रिटेन और फ्रांस को जोड़ने के लिए एक आधा अधूरा पुल है, जो चैनल टनल के निर्माण में आने वाली समस्याओं का संदर्भ देता है। एक श्रृंखला के अधिकांश पात्र डोमिनेट्रिक्स स्कूल की शिक्षिका रोजा कोटे से लेकर इंस्पेक्टर डिक डोनोवन जैसे छोटे पात्रों तक या तो मौजूदा काल्पनिक कृतियों से स्थापित पात्र है या उसी के पूर्वज है, इस हद तक कि वॉल्यूम आई में भील के दृश्यों में दर्शाए गए व्यक्तियों को मूर द्वारा और जेस नेविंस द्वारा एनोटेशन में ब्रिटिश सोप ओपेरा ईस्टेंडर्स के कलाकारों के पूर्वजों के रूप में दृष्टिगत रूप से डिजाइन किया गया है। इसने गूर विक्टोरियाना के प्रशंसकों के साथ श्रृंखला को काफी लोकप्रियता दिलाई है, जिन्होंने हर उस चरित्र को जगह देने का प्रयास करके प्रसन्नता व्यक्त की है जो इसमें दिखाई देता है। एक मूर ने कहा, कल्पना का ग्रह उतना ही पुराना है जितना हम है। यह मानवता का निरंतर साथी रहा है, इसके सभी काल्पनिक स्थानों के साथ, जैसे माउंट ओलिम्पस और देवता, और तब से जब हम पहली बार पैरों से नीचे आए थे। मूल रूप से यह बहुत महत्वपूर्ण लगता है, अन्यथा हमारे पास यह नहीं होता। 2 प्रकाशक परिवर्तन। यह भी देखे स्मरणीय कॉमिक्स द लीग ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जेंटलमैन, खंड 1-5। इस अनुभाग को सत्यापन के लिए अतिरिक्त उद्धरणों की आवश्यकता है। कृपया इस अनुभाग में विश्वसनीय स्रोतों से उद्धरण जोड़कर इस लेख को बेहतर बनाने में सहायता करें। बिना स्रोत वाली सामग्री को चुनौती दी जा सकती है और हटाया जा सकता है। स्रोत खोजें। द लीग ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जेंटलमैन, समाचार पत्र किताबें विद्वान जस्टोर, फरवरी 2021। जाने कि इस संदेश को कैसे और कब हटाया जाए। मूर की डीसी कॉमिक्स की लंबे समय से चली आ रही मुखर आलोचना, जिसका मुख्य कारण यह है कि वॉचमैन के अधिकारों को लेकर उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, ने डीसी के स्वामित्व वाली सहायक कंपनी वाइल्डस्टॉर्म कॉमिक्स, जिसका लोइजी प्रकाशक अमेरिका की सर्वश्रेष्ठ कॉमिक्स एक छाप है, के साथ उनकी स्थिति को शुरू से ही कमजोर बना दिया। मूर का प्रारंभिक समझौता वाइल्डस्टॉर्म के मालिक जिम ली के साथ था, जिन्होंने मूर के साथ डील करने के बाद अपना स्टूडियो डीसी को बेच दिया था, लेकिन एबीसी की किसी भी परियोजना के प्रकाशित होने से पहले मूर ने ली के साथ अपने अनुबंधों का सम्मान करने पर सहमति जताई, लेकिन यह स्पष्ट कर दिया कि वह डीसी के साथ सीधे कोई लेनदेन नहीं करना चाहते हैं। पहले खंड के 5वें अंक में मार्वल डॉश ब्रांड नाम के साथ एक डॉश के लिए एक प्रामाणिक विंटेज विज्ञापन था। पूरे प्रारंभिक प्रिंट रन को नष्ट कर दिया गया और फिर से छापा गया क्योंकि प्रकाशक को लगा कि इसे मार्वल कॉमिक्स, डीसी की मुख्य प्रतिस्पर्धा पर हमला माना जा सकता है। 3 डीसी के हस्तक्षेप पर कई अतिरिक्त शिकायतों के बाद मूर ने अपनी एबीसी परियोजनाओं को बंद करने का फैसला किया और केवल लीग ओनील के साथ वास्तव में उनके पास एकमात्र शीर्षक के साथ काम जारी रखने का इरादा किया। बाद में उन्होंने अपने वी फॉर वेंडेट्टा के फिल्म संस्करण के निर्माता द्वारा की गई गलत टिप्पणियों पर नाराजगी जताई, जिसमें कहा गया था कि लेखक, जिन्होंने अपने काम के फिल्म रूपांतरणों से खुद को पूरी तरह से दूर कर लिया था, खासकर एलेक्सजी के बाद, ने स्क्रिप्ट के मसौदे पर अनुकूल टिप्पणी की थी। मूर ने अनुरोध किया कि फिल्म की निर्माण कंपनी और डीसी कॉमिक्स की मूल कंपनी वार्नर ब्रदर्स से जुड़ा कोई व्यक्ति आधिकारिक तौर पर टिप्पणियों को वापस ले और माफी मांगे। उनका यह भी दावा है कि द लीग ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जेंटलमैन, जब ऐसी कोई माफी नहीं मिली, तो मूर और ओनील दोनों ने विरोध में डीसी से लीग के भविष्य के संस्करणों को वापस लेने का फैसला किया। चूंकि उस समय दोनों अभी भी ब्लैक डोजियर पर काम कर रहे थे,
इसलिए यह सहमति हुई कि यह डीसी वाइल्डस्टॉर्म द्वारा प्रकाशित अंतिम लीग परियोजना होगी। इसके बाद की परियोजनाएं क्रमशः यूएस और यूके में टॉप शेल्फ प्रोडक्शंस और नॉकअबाउट कॉमिक्स द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित की जाएंगी, जिन्होंने वॉल्यूम 3 सेंचुरी और नेमो ट्रिलॉजी दोनों को ग्राफिक नोवेला ट्रिलॉजी के रूप में प्रकाशित किया था। टॉप शेल्फ और नॉकअबाउट ने बाद में वॉल्यूम 4 द टेम्पेस्ट को पहले 6 अंकों की सीमित श्रृंखला के रूप में जारी किया। वॉल्यूम I2 और डोजियर के पुनर्मुद्रण वर्टिगो द्वारा जनवरी 2020 में इसके बंद होने तक प्रकाशित किए गए थे। लीग की दुनिया खंड 2 में एक विस्तृत परिशिष्ट है, जिसका अधिकांश भाग लीग के वैकल्पिक ब्रह्मांड के काल्पनिक यात्रियों के विवरण से भरा है, जिसे द न्यू ट्रैवलर्स अल्मनैक कहा जाता है। यह पंचांग पृष्ठभूमि की जानकारी प्रदान करता है, जिसमें से अधिकांश पहले से मौजूद साहित्यिक कार्यों या पौराणिक कथाओं से लिया गया है और साहित्य के गूढ़ ज्ञान के बिना पूरी तरह से समझना मुश्किल हो सकता है। यह कॉमिक के कथानक को दुनिया के एक छोटे से हिस्से के रूप में दिखाता है, जो अब तक बनाई गई सभी काल्पनिक कहानियों से भरा हुआ प्रतीत होता है। 4. लीग का इतिहास। लीग ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जेंटलमैन लोइजी एक बहुशैली क्रॉसओवर कॉमिक बुक श्रृंखला है, जिसे लेखक एलन मूर और कलाकार केविन ओनील ने मिलकर बनाया था और जो 1999 में शुरू हुई थी। कॉमिक बुक 4 खंडों, एक मूल ग्राफिक उपन्यास और ग्राफिक लघु उपन्यासों की एक स्पिन-ऑफ त्रयी में फैली हुई है। वॉल्यूम I और वॉल्यूम 2 2 6 अंक की सीमित श्रृंखला के रूप में जारी और ग्राफिक उपन्यास ब्लैक डोजियर को डीसी कॉमिक्स के अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ कॉमिक्स छाप द्वारा प्रकाशित किया गया था। अमेरिका की सर्वश्रेष्ठ छाप छोड़ने के बाद श्रृंखला टॉप शेल्फ और नॉकअबाउट कॉमिक्स में चली गई, जिसने वॉल्यूम 3 सेंचुरी 3 ग्राफिक लघु उपन्यासों के रूप में जारी, निमो ट्रिलॉजी निमो के चरित्र पर केंद्रित 3 ग्राफिक लघु उपन्यासों का स्पिन-ऑफ। मूर के अनुसार श्रृंखला के पीछे की अवधारणा शुरू में विक्टोरियन इंग्लैंड का न्याय लीग थी, लेकिन उन्होंने जल्दी ही इसे कई काल्पनिक कार्यों के तत्वों को एक दुनिया में विलय करने के अवसर के रूप में विकसित किया, जो मार्वल और डीसी कॉमिक्स के साझा काल्पनिक ब्रह्मांडों के समान था। खंड I के तत्वों का उपयोग इसी नाम की एक शिथिल रूप से रूपांतरित फीचर फिल्म में किया गया था, जो 2003 में रिलीज हुई और जिसमें शॉन कॉनरी ने अपनी अंतिम लाइव एक्शन भूमिका निभाई थी। कथानक। मुख्य लेख द लीग ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जेंटलमैन शीर्षकों की सूची। वर्ष 1898 है और ब्रिटिश खुफिया विभाग की ओर से कैंपियन बॉन्ड द्वारा मीना मरे को भर्ती किया जाता है और साम्राज्य के हितों की रक्षा के लिए अन्य असाधारण व्यक्तियों का एक संघ बनाने के लिए कहा जाता है। कैप्टन निमो, एलन क्वार्टरमैन, डॉ जेकेल और हॉली ग्रिफिन द इनविजिबल मैन, वे फू मांचू और प्रोफेसर मोरियार्टी शर्लक होम्स के दुश्मन के बीच एक गिरोह युद्ध को रोकने में मदद करते हैं। इसके बाद वे H.G. वेल्स के द वार ऑफ द वर्ल्ड्स की घटनाओं में भाग लेते हैं। लीग के 2 सदस्य मीना मरे और एलन क्वार्टरमैन अमरता प्राप्त करते हैं और अगली बार 1958 में एक साहसिक कार्य में दिखाई देते हैं। यह जॉर्ज ऑरवेल के 1984 से बिग ब्रदर सरकार के पतन के बाद होने वाली घटनाओं का अनुसरण करता है। इसके बाद मीना और एलन साथी अमर ऑरलैंडो के साथ मिलकर काम करते हैं और उन्हें एक साहसिक कार्य में दिखाया जाता है जो 1910 से 2009 तक एक सदी तक फैला हुआ है, जिसमें दुष्ट जादूगरों द्वारा एक मूनचाइल्ड बनाने की साजिश के बारे में बताया गया है, जो संभवतः एंटीक्रिस्ट बन सकता है। इस साहसिक कार्य के दौरान कैप्टन निमो की बेटी जनी डकार को पेश किया जाता है और उसके कुछ साहसिक कारनामों को बाद में वर्णित किया जाता है। श्रृंखला का अंतिम खंड एक अमर मीना के साथ समाप्त होता है, जो जादुई संस्थाओं और विभिन्न विदेशी आक्रमणों से प्रभावित पृथ्वी से बचकर ऑरलैंडो, जैक निमो, कैप्टन निमो के परपोते और मिस्टर हाइड के क्लोन के साथ एक अंतरिक्ष स्टेशन पर अपना अमर जीवन जीने के लिए भागती है। वर्ण। श्रृंखला के सभी पात्र या तो पहले से मौजूद पात्र है या किसी तरह से उनसे संबंधित है। मुख्य लेख द लीग ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जेंटलमैन के पात्रों की सूची।
असाधारण सज्जनों की लीग, विल्हेल्मिना मीना मरे, एलन क्वार्टरमैन बटा एलन क्वार्टरमैन जूनियर, प्रिंस डक्कर बटा कैप्टन निमो प्रथम, रॉ, हेनरी जेकेल बटा एडवर्ड हाइड, हॉले ग्रिफिन बटा अदृश्य आदमी आई, ऑरलैंडो बटा रोलैंड, थॉमस कार्नेकी, एजे रैफल्स, एम्मा नाइट, निमो त्रयी, जेनी डक्कर बटा जेनी डाइवर बटा कैप्टन निमो टू, जॉन ब्रॉड एरोजैक एशले, इश्माइल, प्रोफेसर ऑगस्टस एसेफेक्स वैन डुसेन, हीरा दक्कर, टोबियास इश्माइल, लुआला इश्माइल, आर्मंड रोबुर, क्यू चुलेन बटा ह्यूगो हरक्यूलिस बटा ह्यूगो कॉघलान, जैक डक्कर बटा कैप्टन निमो थ्री, ताकारिगुआ इश्माइल, सर थॉमस सीन कॉनरी, 25 अगस्त 1930 31 अक्टूबर 2020, एक स्कॉटिश अभिनेता थे। वे मोशन पिक्चर्स में काल्पनिक ब्रिटिश सीक्रेट एजेंट जेम्स बॉन्ड का किरदार निभाने वाले पहले अभिनेता थे, जिन्होंने 1962 और 1983 के बीच 7 बॉन्ड फिल्मों में अभिनय किया। 1, 2, 3 कॉनरी ने डॉ. 1962 में भूमिका की शुरुआत की और ईन प्रोडक्शंस की फिल्मों फ्रॉम रशिया विद लव 1963, गोल्डफिंगर 1964, थंडरबॉल 1965, यू ओनली लिव ट्वाइस 1967 और डायमंड्स आर फॉरएवर 1971 में बॉन्ड के रूप में अभिनय करना जारी रखा। कॉनरी ने फ्रेंचाइजी में अपनी अंतिम उपस्थिति नेवर से नेवर अगेन 1983 में की, जो एक गैरी निर्मित बॉन्ड फिल्म थी। कॉनरी को अल्फ्रेड हिचकॉक, सिडनी ल्यूमेट और जॉन हस्टन जैसे निर्देशकों के साथ उनके उल्लेखनीय सहयोग के लिए भी जाना जाता है। उनकी फिल्में जिनमें कॉनरी दिखाई दिए उनमें मार्नी 1964, द हिल 1965, द ऑफेंस 1973, मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस 1974 और द मैन हु वुड बी किंग 1975 शामिल है। उन्होंने रॉबिन एंड मैरियन 1976, ए ब्रिज टू फार 1977, टाइम बैंडिट्स 1981, हाईलैंडर 1986, द नेम ऑफ द रोज 1986, इंडियाना जोन्स एंड द लास्ट क्रूसेड 1989, द हंट फॉर रेड अक्टूबर 1990, ड्रैगन हार्ट 1996, द रॉक 1996 और फाइंडिंग फॉरेस्टर 2000। कॉनरी को कई पुरस्कार मिले। द अनटचेबल्स 1987 में उनकी भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अकादमी पुरस्कार मिला। यह उपलब्धि जीतने वाले वे पहले स्कॉटिश अभिनेता थे। 4 और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता मोशन पिक्चर के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और उसी वर्ष उन्हें द नेम ऑफ द रोज 1986 में उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का बाफ्टा पुरस्कार मिला। उन्हें 1987 में सेसिल बी. डेमिल पुरस्कार, 1998 में बाफ्टा फेलोशिप, 5 और 1999 में कैनेडी सेंटर सम्मान जैसे मानद पुरस्कार भी मिले। कॉनरी को 2000 में नाटक में उनकी सेवाओं के लिए फ्रांस में कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स और क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा नाइट की उपाधि दी गई। 6. प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। एडिनबर्ग के फाउंटेनब्रिज में उनके जन्मस्थल के पास शॉन कॉनरी पट्टिका। कॉनरी का जन्म प्रमाण पत्र। थॉमस सीन कॉनरी का जन्म स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में रॉयल मैटरनिटी अस्पताल में 25 अगस्त 1930 को हुआ था। उनका नाम उनके दादा के नाम पर रखा गया था। 7. 8. उनका लालन पालन फाउंटेनब्रिज के 176 नंबर ब्लॉक में हुआ, जिसे बाद में ध्वस्त कर दिया गया। 9. उनकी माँ यूफेमिया मैकबेन एफी मैकलीन एक सफाई कर्मी थीं। नील मैकलीन और हेलेन फोर्ब्स रॉस की बेटी। उनका नाम उनके पिता की माँ यूफेमिया मैकबेन, जॉन मैकलीन की पत्नी और सेरेस इन फिफ के विलियम मैकबेन की बेटी के नाम पर रखा गया था। 10. 11. कॉनरी के पिता जोसेफ कॉनरी एक फैक्ट्री वर्कर और ट्रक ड्राइवर थे। 12. उनके 2 पैतृक परदादा 19वीं सदी के मध्य में वेक्सफोर्ड, आयरलैंड से स्कॉटलैंड चले गए थे। 13. उनके परदादा जेम्स कॉनरी एक आयरिश यात्री थे। 14. उनके परिवार के बाकी लोग स्कॉटिश वंश के थे
और उनके नाना नानी फिफ और उइग ऑन स्काई के मूल स्कॉटिश गेलिक भाषी थे। 1516 उनके पिता रोमन कैथोलिक थे और उनकी मां प्रोटेस्टेंट थीं। कॉनरी का एक छोटा भाई नील था और आमतौर पर उसे उसकी युवावस्था में टॉमी के नाम से जाना जाता था। 17 यद्यपि वे प्राथमिक विद्यालय में छोटे थे, लेकिन वे 12 वर्ष की आयु के आसपास तेजी से बढ़े। 18 वर्ष की आयु में अपनी पूर्ण वयस्क ऊंचाई 6 फीट 2 इंच 188 सेंटीमीटर तक पहुंच गए। 18 कॉनरी को उनके किशोर वर्षों के दौरान बिग टैम के रूप में जाना जाता था और उन्होंने कहा कि उन्होंने 14 वर्ष की आयु में एटीएस की वर्दी में एक वयस्क महिला के साथ अपना कौमार्य खो दिया था। 19-20 उनका एक आयरिश बचपन का दोस्त था जिसका नाम सीमस था। 14 जब दोनों साथ होते थे तो जो लोग उन्हें जानते थे वे कॉनरी को उनके मध्य नाम शॉन से बुलाते थे, जो दो नामों के अनुप्रास पर जोर देता था। 14 तब से कॉनरी ने अपने मध्य नाम का उपयोग करना पसंद किया। 14 कॉनरी की पहली नौकरी एडिनबर्ग में सेंट कुथबर्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ एक दूधवाले के रूप में थी। 21 2009 में कॉनरी ने एक टैक्सी में हुई बातचीत को याद किया। हाल ही में एडिनबर्ग फिल्म फेस्टिवल के दौरान जब मैंने टैक्सी ली तो ड्राइवर हैरान रह गया कि मैं हर उस गली का नाम बता सकता हूं जहां से हम गुजरे थे। कैसे? उसने पूछा। बचपन में मैं यहां दूध पहुंचाता था, मैंने कहा। तो अब आप क्या करते हैं? इसका उत्तर देना थोड़ा मुश्किल था। 15 1946 में 16 वर्ष की आयु में कॉनरी रॉयल नेवी में शामिल हो गए, जिस दौरान उन्होंने 2 टैटू बनवाए। कॉनरी की आधिकारिक वेबसाइट कहती है, कई टैटू के विपरीत, उनके टैटू तुच्छ नहीं थे। उनके टैटू उनकी 2 आजीवन प्रतिबद्धताओं को दर्शाते हैं, उनका परिवार और स्कॉटलैंड। एक टैटू उनके माता-पिता के लिए एक श्रद्धांजलि है और माँ और पिताजी पढ़ता है, और दूसरा स्वव्याख्यात्मक है, स्कॉटलैंड फॉरएवर। 22 उन्होंने नौसेना के गनरी स्कूल में पोर्ट्समाउथ में और एक विमानरोधी दल में प्रशिक्षण लिया। बाद में उन्हें HMS फॉर्मिडेबल पर एबल सीमैन के रूप में नियुक्त किया गया। 23 कॉनरी को 19 साल की उम्र में डुओडेनल अल्सर के कारण चिकित्सा आधार पर नौसेना से छुट्टी दे दी गई थी, एक ऐसी स्थिति जिसने उनके परिवार की पिछली पीढ़ियों के अधिकांश पुरुषों को प्रभावित किया था। मूर के काम में पिछले लीगों के संदर्भ शामिल है और सुझाव है कि बाद में अन्य भी होंगे। जिस तरह से न्यू ट्रैवलर्स अल्मनैक द लीग वॉल्यूम 2 के ट्रेड पेपरबैक संग्रह का एक परिशिष्ट लीग की दुनिया के भूगोल के बारे में विस्तृत जानकारी देता है, उसी तरह तीसरे खंड द ब्लैक डोजियर ने लीग की दुनिया और इसके प्रत्येक अवतार का विस्तृत इतिहास प्रस्तुत किया है, जिसमें सैकड़ों अलग-अलग काल्पनिक कृतियों को एक सुसंगत समयरेखा में पिरोया गया है। पुरस्कार और मान्यता। लीग ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जेंटलमैन ने सर्वश्रेष्ठ नए कॉमिक अंतर्राष्ट्रीय के लिए 1999 यूके नेशनल कॉमिक्स अवार्ड जीता। खंड आई ने सर्वश्रेष्ठ सचित्र कथा के लिए 2000 ब्रैम स्टोकर पुरस्कार जीता। वॉल्यूम 2 को 2003 के पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था, लेकिन द सैंडरमैन एंडलेस नाइट से हार गया। वॉल्यूम 2 को बेस्ट फाइनाइट सीरीज लिमिटेड सीरीज के लिए 2003 का आइजन अवार्ड मिला। टाइम मैगजीन ने वॉल्यूम 2 को 2003 की नवीं सर्वश्रेष्ठ कॉमिक के रूप में सूचीबद्ध किया। 5 इसे वर्ष के सर्वश्रेष्ठ ग्राफिक उपन्यास, कॉमिक्स और मंगा के 2005 संस्करण में शामिल किया गया था। टाइम ने ब्लैक डॉसियर को 2007 की दूसरी सर्वश्रेष्ठ कॉमिक के रूप में भी सूचीबद्ध किया। 6 प्रभाव। संगीत। स्टीमपंक बैंड अन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जेंटलमैन इस कॉमिक से प्रेरित था। राइजिंग डाउन एल्बम के 75 बार्स ब्लैक्स रिकंस्ट्रक्शन में ब्लैक थॉट ने द रूट्स को एक असाधारण लीग के सज्जन के रूप में संदर्भित किया है। 7 पुस्तकें। नील गैमन ने अपनी पुरस्कार विजेता लघु कहानी ए स्टडी इन एमराल्ड के लिए प्रेरणा के रूप में द लीग ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जेंटलमैन का हवाला दिया। 8 कॉमिक्स। वॉरेन एलिस ने
अपनी कॉमिक इग्निशन सिटी के लिए प्रेरणा के रूप में द लीग ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जेंटलमैन का हवाला दिया है। 9. विज्ञान कथा लेखक सर्ज लेहमैन की कॉमिक द चिमेरा ब्रिगेड को आलोचकों द्वारा द लीग का फ्रांसीसी उत्तर माना गया है। 10. यह 20वीं सदी की शुरुआत के यूरोपीय पल्प साहित्य से प्रोटो सुपरह्यूमन और सुपरविलेंस का उपयोग करता है, लेकिन एक पूरी तरह से अलग परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि लेहमैन मुख्य रूप से अंग्रेजी साहित्य पर केंद्रित नहीं है जैसा कि मूर करता है। उन वास्तविक काल्पनिक पात्रों को वास्तविक प्रमुख ऐतिहासिक आंकड़ों के साथ समान रूप से मिलाता है और एक सांध्यकालीन वैकल्पिक इतिहास कहानी का निर्माण करता है जिसका उद्देश्य ऐतिहासिक और मनोविश्लेषणात्मक स्तर पर यह समझाना है कि क्यों सभी यूरोपीय सुपरहीरो द्वितीय विश्व युद्ध के साथ लोकप्रिय संस्कृति और यूरोपीय सामूहिक स्मृति से गायब हो गए। एनोटेशन। जेस नेविंस ने प्रत्येक खंड के लिए टिप्पणियों की एक श्रृंखला तैयार की है जो ऑनलाइन उपलब्ध है और जिसे पुस्तक रूप में भी विस्तारित किया गया है। हीरोज एंड मॉन्स्टर्स, द अनऑफिशियल कंपेनियन टू द लीग ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जेंटलमैन, मंकी ब्रेन बुक्स, 2003, ISBN 1-932265-04-X। हीरोज एंड मॉन्स्टर्स, UK, टाइटन बुक्स, 2006, ISBN 1-84576-316-5। ए ब्लेजिंग वर्ल्ड, द अनऑफिशियल कंपेनियन टू द सेकंड लीग ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जेंटलमैन, मंकी ब्रेन बुक्स, 2004, ISBN 1-932265-10-4। ए ब्लेजिंग वर्ल्ड, UK, टाइटन बुक्स, 2006, ISBN 1-84576-317-3। असंभव क्षेत्र, असाधारण सज्जनों के लीग का एक अनौपचारिक साथी, द ब्लैक डोजियर, मंकी ब्रेन बुक्स, 2008, ISBN 1-932265-24-4। अन्य मीडिया में पतली परत, लीग ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जेंटलमैन एक स्वशीर्षक फिल्म में दिखाई देते हैं जिसमें एलन क्वार्टरमैन, कैप्टन निमो, मीना हार्कर, रॉडनी स्किनर नामक एक मूल अदृश्य आदमी, डॉ. जेकेल और एडवर्ड हाइड, डोरियन ग्रे और टॉम सॉयर शामिल है। 11 मई 2015 में 20वीं शताब्दी फॉक्स ने घोषणा की कि एक रिबूट विकसित किया जा रहा है। 12 जॉन डेविस ने कहा कि रिबूट एक महिला केंद्रित फिल्म होगी। 13 मई 2022 तक फिल्म 20वीं शताब्दी स्टूडियो द्वारा ट्रैक पर है, जिसे हुलू पर स्ट्रीम करने के लिए निर्धारित किया गया है। जस्टिन हेथ लेखन के साथ और डॉन मर्फी, जिन्होंने 2003 की फिल्म का निर्माण किया था, सुसान मोंटफोर्ड और 3 आर्ट्स एंटरटेनमेंट के एरविन स्टॉफ के साथ एक निर्माता के रूप में लौटेंगे। 14 टीवी श्रृंखला, 2013 में फॉक्स लुइजी के टेलीविजन संस्करण के लिए एक पायलट का आदेश दे रहा था जिसमें माइकल ग्रीन लेखक और कार्यकारी निर्माता के रूप में काम कर रहे थे। इरविन स्टॉफ भी कार्यकारी निर्माता होंगे। न तो मूर और न ही ओनील इस श्रृंखला के निर्माता है। 15 यह भी बताया गया था कि पायलट एपिसोड अभी भी प्रसारित किया जाएगा, भले ही फॉक्स ने श्रृंखला को हरी झंडी न दी हो। 16 साक्षात्कार, द माइंडस्केप ऑफ एलन मूर की DVD रिलीज में कलाकार केविन ओनील का एक साक्षात्कार शामिल है जिसमें एलन मूर के साथ सहयोग, लीग ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जेंटलमैन, सेंचुरी और सेंसरशिप के साथ उनकी भागीदारी शामिल है। यह भी देखे द लीग ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जेंटलमैन के पात्रों की सूची। फिलिप जोस फार्मर का वोल्ड न्यूटन परिवार, किम न्यूमैन के एनो ड्रैकुला उपन्यास। ऑक्सफोर्ड थिएटर में अपने समय के दौरान कॉनरी ने कनाडाई निर्देशक एल्विन राकॉफ की नज़र में आने से पहले टीवी सीरीज द स्क्वायर रिंग में एक बॉक्सर के रूप में एक संक्षिप्त भूमिका निभाई, जिन्होंने उन्हें केंट के डोवर में शूट की गई द कंडेम्ड में कई भूमिकाएं दीं। 1956 में कॉनरी एपिटाफ के नाट्य निर्माण में दिखाई दिए और BBC टेलीविजन पुलिस सीरीज डिक्सन ऑफ डॉक ग्रीन के लेडीज ऑफ द मैनर एपिसोड में एक गुंडे की छोटी भूमिका निभाई। 40 इसके बाद सेलर ऑफ फॉर्च्यून और द जैक बेनी प्रोग्राम,
यूरोप में फिल्माए गए एक विशेष एपिसोड में छोटे टेलीविजन भाग किए गए। 40 1957 में अदर टाइम अदर प्लेस के सेट पर लाना टर्नर के साथ कॉनरी। 1957 की शुरुआत में कॉनरी ने एजेंट रिचर्ड हैटन को काम पर रखा, जिन्होंने उन्हें मोंटगोमरी टुली की नो रोर बैक में स्पाइक के रूप में अपनी पहली फिल्म भूमिका दिलाई, जिसमें स्किप होमियर, पॉल कारपेंटर, पेट्रिसिया डेंटन और नॉर्मन वूलैंड के साथ भाषण बाधा वाले एक मामूली गैंगस्टर थे। 41 अप्रैल 1957 में राकॉफ ने जैक पालें से निराश होने के बाद युवा अभिनेता को एक प्रमुख भूमिका में अपना पहला मौका देने का फैसला किया और कॉनरी को बीबीसी टेलीविजन के रेक्विम फॉर ए हैवीवेट के निर्माण में माउंटेन मैक्लिंटॉक के रूप में कास्ट किया, जिसमें वॉरेन मिशेल और जैकलीन हिल ने भी अभिनय किया था। इसके बाद उन्होंने साई एंडफील्ड के हेल ड्राइवर्स 1957, 42 बाद में 1957 में कॉनरी टेरेंस यंग की खराब रूप से प्राप्त एमजीएम एक्शन पिक्चर एक्शन ऑफ द टाइगर में वैन जॉनसन, मार्टिन कैरोल, हर्बर्ट लोम और गुस्तावो रोजो के साथ दिखाई दिए। फिल्म को दक्षिणी स्पेन में शूट किया गया था। 43-44 उन्होंने गेराल्ड थॉमस की थ्रिलर टाइम लॉक 1957 में वेल्डर के रूप में एक छोटी भूमिका भी निभाई, जिसमें वे रॉबर्ट बीटी, ली पैटरसन, बेट्टी मैकडोवाल और विंसेंट विंटर के साथ दिखाई दिए। इसका फिल्मांकन 1 दिसंबर 1956 को बीकंसफील्ड स्टूडियो में शुरू हुआ। 45 कॉनरी ने मेलोड्रामा अंडर टाइम अंडर प्लेस 1958 में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी, जिसमें उन्होंने मार्क ट्रेवर नामक एक ब्रिटिश रिपोर्टर की भूमिका निभाई थी, जो लाना टर्नर और बैरी सुलिवन के साथ प्रेम संबंध में फंस गया था। फिल्मांकन के दौरान टर्नर के अधिकारपूर्ण गैंगस्टर प्रेमी जॉनी स्टोम्पनाटो, जो लॉस एंजिल्स से मिलने आए थे, उनका मानना था कि उनका कॉनरी के साथ संबंध था। 46 कॉनरी और टर्नर ने वेस्ट एंड शो और लंदन के रेस्तरां में एक साथ भाग लिया था। 47 स्टोम्पनाटो ने फिल्म के सेट पर धावा बोल दिया और कॉनरी पर बंदूक तान दी। केवल कॉनरी ने उन्हें निहत्था कर दिया और उन्हें पीठ के बल गिरा दिया। स्टोम्पनाटो को सेट से प्रतिबंधित कर दिया गया था। 48-49 कॉनरी ने बाद में बताया कि स्टोम्पनाटो के बॉस मिकी कोहेन से जुड़े लोगों से धमकियां मिलने के बाद उन्हें कुछ समय के लिए चुप रहना पड़ा था। 1959 में कॉनरी ने निर्देशक रॉबर्ट स्टीवेंसन की वॉल्ट डिज्नी प्रोडक्शंस की फिल्म डार्बी ओगिल एंड द लिटिल पीपल 1959 में अल्बर्ट शार्प, जेनेट मुनरो और जिमी ओरे के साथ प्रमुख भूमिका निभाई। फिल्म एक चालाक आयरिशमैन और लेप्रेचुन के साथ उसकी बुद्धि की लड़ाई की कहानी है। फिल्म की प्रारंभिक रिलीज पर द न्यूयॉर्क टाइम्स के एएच व्हीलर ने कलाकारों की प्रशंसा की, कॉनरी को छोड़कर जिन्हें उन्होंने केवल लंबा, काला और सुंदर बताया, और फिल्म को मानक गेलिक लंबी कहानियों, फंतासी और रोमांस का अत्यधिक आकर्षक मिश्रण माना। 50 उन्होंने रुडोल्फ कार्टियर की 1961 की एडवेंचर स्टोरी और 51 इसके अलावा 1961 में उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई अभिनेत्री जो कैलडवेल के साथ शेक्सपियर के मैकबेथ के सीबीसी टेलीविजन फिल्म रूपांतरण में शीर्षक भूमिका निभाई, जिसमें लेडी मैकबेथ की भूमिका निभाई गई थी। 52 1962 से 1983 जेम्स बॉन्ड और स्टारडम 1964 में गोल्डफिंगर फिल्म के दौरान बॉन्ड के रूप में कॉनरी, सहकलाकार तानिया मैलेट के साथ। कॉनरी को सफलता ब्रिटिश सीक्रेट एजेंट जेम्स बॉन्ड की भूमिका में मिली। शुरुआत में वे किसी फिल्म सीरीज के लिए प्रतिबद्ध होने के लिए अनिच्छुक थे, लेकिन उन्होंने समझा कि यदि फ्रेंचाइजी सफल हो जाती है तो उनके फिल्मी करियर को काफी फायदा होगा। 53, 54, 55, 1962 और 1967 के बीच कॉनरी ने नो फ्रॉम रशिया विद लव, गोल्डफिंगर, थंडरबॉल और यू ओनली लिव ट्वाइस में 007 की भूमिका निभाई, जो ईन प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित पहली 5 बॉन्ड फिल्में थीं। भूमिका से हटने के बाद कॉनरी 1971 में 7वीं फिल्म डायमंड्स आर फॉरएवर के लिए लौटे। कॉनरी ने बॉन्ड के रूप में अपनी अंतिम उपस्थिति नेवर से नेवर अगेन में की, जो जैक श्वार्टजमैन की टालिया फिल्म द्वारा निर्मित थंडरबॉल की
1983 की रीमेक थी। जेम्स बॉन्ड की भूमिका के लिए कॉनरी का चयन काफी हद तक निर्माता अल्बर्ट क्यूबी ब्रोकोली की पत्नी डाना ब्रोकोली के कारण संभव हुआ, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने पति को यह समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी कि कॉनरी ही सही व्यक्ति है। 57 जेम्स बॉन्ड के निर्माता इयान फ्लेमिंग ने शुरू में कॉनरी की कास्टिंग पर संदेह जताते हुए कहा था, वह नहीं है जो मैंने जेम्स बॉन्ड के रूप में सोचा था, और मैं कमांडर बॉन्ड की तलाश कर रहा हूं न कि एक बड़े स्टंटमैन की। उन्होंने आगे कहा कि कॉनरी मजबूत 6 फीट 2 इंच और एक स्कॉट अपरिष्कृत थे। 58 फ्लेमिंग की प्रेमिका ब्लैंच ब्लैकवेल ने उन्हें बताया कि कॉनरी में अपेक्षित यौन करिश्मा है, और $9 के सफल प्रीमियर के बाद फ्लेमिंग ने अपना विचार बदल दिया। वह इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कॉनरी की विरासत को चरित्र में लिख दिया। अपने 1964 के उपन्यास यू ओनली लिव ट्वाइस में फ्लेमिंग ने लिखा कि बॉन्ड के पिता स्कॉटिश थे और स्कॉटिश हाईलैंड्स के ग्लेनकोसे थे। 58 1971 में डायमंड्स आर फॉरएवर के फिल्मांकन के दौरान कॉनरी बॉन्ड के रूप में कॉनरी का चित्रण निर्देशक टेरेंस यंग की शैलीगत शिक्षा का बहुत बड़ा श्रेय है, जिन्होंने एक्शन के लिए उनकी शारीरिक सुंदरता और उपस्थिति का उपयोग करते हुए उन्हें निखारने में मदद की। मिस मनीपेनी की भूमिका निभाने वाली लोइस मैक्सवेल ने बताया कि टेरेंस ने शॉन को अपने संरक्षण में लिया। वह उसे डिनर पर ले गए, उसे चलना, बात करना और यहां तक कि खाना भी सिखाया। 59 यह प्रशिक्षण सफल रहा। $9 के शुरू होने के एक सप्ताह बाद कॉनरी को प्रशंसकों के हजारों पत्र मिले और वह फिल्म में एक प्रमुख सेक्स सिंबल बन गए। 60 इसके बाद वह सहकारी समिति में वापस आ गया और ट्रक चालक, पोर्टोबेलो स्विमिंग बाथ में लाइफगार्ड, मजदूर, एडिनबर्ग कॉलेज ऑफ आर्ट के लिए एक कलाकार के मॉडल के रूप में काम किया और पूर्व श्री स्कॉटलैंड आर्ची ब्रेनन के सुझाव के बाद 25-26 अन्य नौकरियों के अलावा एक ताबूत पॉलिशर के रूप में काम किया। मॉडलिंग से उसे प्रति घंटे 15 शिलिंग मिलते थे। 26 कलाकार रिचर्ड डेमार्को, उस समय एक छात्र जिसने कॉनरी की कई शुरुआती तस्वीरें बनाई थीं, ने उन्हें बहुत सीधा, थोड़ा शर्मीला, शब्दों के लिए बहुत सुंदर, एक आभासी एडोनिस के रूप में वर्णित किया। 27 कॉनरी ने 18 साल की उम्र में बॉडी बिल्डिंग शुरू की और 1951 से ब्रिटिश सेना के पूर्व जिम प्रशिक्षक एलिंगटन से कड़ी ट्रेनिंग ली। 28 जबकि उनकी आधिकारिक वेबसाइट बताती है कि वह 1950 के मिस्टर यूनिवर्स प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर थे, ज्यादातर स्रोत उन्हें 1953 की प्रतियोगिता में रखते हैं, या तो जूनियर वर्ग में तीसरे स्थान पर 29 या टॉल मैन वर्गीकरण में स्थान पाने में असफल रहे। 30 कॉनरी ने कहा कि वह जल्द ही बॉडी बिल्डिंग से दूर हो गए थे जब उन्होंने पाया कि अमेरिकी अक्सर उन्हें विशुद्ध मांसपेशियों के आकार के कारण प्रतियोगिताओं में हरा देते हैं और कॉनरी के विपरीत एथलेटिक गतिविधि में भाग लेने से इनकार कर देते हैं, जिससे उनकी मांसपेशियों का द्रव्यमान कम हो सकता है। 31 कॉनरी एक उत्सुक फुटबॉलर थे, उन्होंने अपने छोटे दिनों में बोनरीग रोज के लिए खेला था। 32 उन्हें ईस्ट 5 के साथ एक ट्रायल की पेशकश की गई थी। साउथ पैसिफिक के साथ दौरे पर रहते हुए कॉनरी ने एक स्थानीय टीम के खिलाफ फुटबॉल मैच खेला, जिसे मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर मैट बुस्बी स्काउट कर रहे थे। 33 रिपोर्टों के अनुसार बुस्बी उनकी शारीरिक क्षमता से प्रभावित हुए और उन्होंने कॉनरी को खेल के तुरंत बाद 25 पाउंड प्रति सप्ताह 2023 में 882 पाउंड के बराबर का अनुबंध देने की पेशकश की। कॉनरी ने कहा कि वह स्वीकार करने के लिए ललचाए गए थे, लेकिन वह याद करते हैं, मुझे एहसास हुआ कि एक शीर्ष श्रेणी का फुटबॉलर 30 की उम्र तक बुढ़ापे की ओर जा सकता है, और मैं पहले से ही 23 वर्ष का था। मैंने एक अभिनेता बनने का फैसला किया। आजीविका 1951 से 1959 कैरियर की शुरुआत। अपनी आय के पूरक के तौर पर कॉनरी ने 1951 के अंत में किंग्स थिएटर में मंच के पीछे मदद की। 29 1953 में लंदन में आयोजित एक बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता के दौरान
प्रतियोगियों में से एक ने उल्लेख किया कि साउथ पैसिफिक के निर्माण के लिए ऑडिशन हो रहे थे। 29 और कॉनरी को सी बीच कोरस लड़कों में से एक के रूप में एक छोटा सा हिस्सा मिला। जब तक उत्पादन एडिनबर्ग पहुंचा, उन्हें मरीन कॉर्पोरल हैमिल्टन स्टीव्स का हिस्सा दिया गया था और वे 2 किशोर लीड के साथ काम कर रहे थे और उनका वेतन 12 पाउंड से बढ़ाकर 14.10 प्रति सप्ताह कर दिया गया था। 35 अगले वर्ष लोकप्रिय मांग के कारण उत्पादन वापस लौटा और कॉनरी को लेफ्टिनेंट बज एडम्स की प्रमुख भूमिका में पदोन्नत किया गया, जिसे लैरी हैगमैन ने वेस्ट एंड में चित्रित किया था। 35 एडिनबर्ग में रहते हुए कॉनरी को शहर के सबसे हिंसक गिरोहों में से एक, वाल्डोर गिरोह ने निशाना बनाया। वे सबसे पहले एक बिलियर्ड हॉल में उनके पास आए, जहां उन्होंने उन्हें अपनी जैकेट चुराने से रोका और बाद में गिरोह के 6 सदस्यों ने उनका पीछा करते हुए पैलेस डे डांस की 15 फुट ऊंची 4.6 मीटर बालकनी तक पहुंचाया। 36 वहां कॉनरी ने अकेले ही गिरोह के सदस्यों पर हमला किया, एक को गले से और दूसरे को बाइसेप से पकड़ा और उनके सिर आपस में फोड़ दिए। तब से गिरोह द्वारा उनके साथ बहुत सम्मान से पेश आया गया और उन्हें कठोर व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा मिली। 37 कॉनरी की पहली मुलाकात माइकल केन से 1954 में साउथ पैसिफिक के निर्माण के दौरान एक पार्टी में हुई थी और बाद में दोनों घनिष्ठ मित्र बन गए। 35 1954 में क्रिसमस के दौरान मैनचेस्टर के ओपेरा हाउस में इस निर्माण के दौरान कॉनरी ने अमेरिकी अभिनेता रॉबर्ट हेंडरसन के माध्यम से थिएटर में एक गंभीर रुचि विकसित की, जिन्होंने उन्हें इब्सेन के कार्यों हेरा गैबलर, द वाइल्ड डक और व्हेन वी डेड अवेकन की प्रतियां उधार दी और बाद में उनके लिए प्रूस्ट, टॉल्स्टॉय, तुर्गनेव, बर्नार्ड शॉ, जॉयस और शेक्सपियर के कार्यों की सूची बनाई। 38 हेंडरसन ने उन्हें वक्तृत्व कला की शिक्षा लेने का आग्रह किया और उन्हें लंदन के मेडा वेले थिएटर में भाग दिलाए। उन्होंने पहले ही एक फिल्मी करियर शुरू कर दिया था। हालांकि कॉनरी ने एक अतिरिक्त के रूप में कई भूमिकाएं हासिल की थीं, लेकिन वह सिरों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे और पत्रकार पीटर नोबल और उनकी अभिनेत्री पत्नी मैरियन के लिए एक दाई के रूप में अंशकालिक नौकरी स्वीकार करने के लिए मजबूर हुए, जिससे उन्हें प्रति रात 10 शिलिंग मिलते थे। 39 एक रात नोबल के घर पर उनकी मुलाकात हॉलीवुड अभिनेत्री शेली विंटर से हुई, जिन्होंने कॉनरी को सबसे लंबे और सबसे आकर्षक और मर्दाना स्कॉटिश लोगों में से एक के रूप में वर्णित किया जिन्हें उन्होंने कभी देखा था, और बाद में उन्होंने कॉनरी भाइयों के साथ बियर पीते हुए कई शामें बिताई। 39 इस समय के आसपास कॉनरी टीवी प्रस्तोता लेव गार्डनर के घर में रह रहे थे। हेंडरसन ने कॉनरी को अगाथा क्रिस्टी के गवाह फॉर द प्रोसिक्यूशन के क्यू थिएटर प्रोडक्शन के लिए 6 पाउंड प्रति सप्ताह की भूमिका दिलाई। 40 इस भूमिका के बाद उन्होंने केव में पॉइंट ऑफ डिपार्चर और ए विच इन टाइम में भूमिका निभाई। ऑक्सफोर्ड प्लेहाउस में द बैचे में यवोन मिशेल के साथ पेंथियस की भूमिका निभाई और यूजीन ओनील के नाटक अन्ना क्रिस्टी में जिल बेनेट के साथ भूमिका निभाई। 40 1962 में फिल्म डॉ नो की रिलीज के बाद बॉन्ड जेम्स बॉन्ड लाइन पश्चिमी लोकप्रिय संस्कृति के शब्दकोश में एक कैच वाक्यांश बन गई। 61 फिल्म समीक्षक पीटर ब्रैडशॉ लिखते हैं, यह फिल्म इतिहास में किसी भी चरित्र का सबसे प्रसिद्ध आत्मपरिचय है। 3 शांत मोनोसिलेबल्स, पहले उपनाम, थोड़ा सा रूखापन, जैसा कि एक पूर्व नौसेना कमांडर को होना चाहिए, और फिर जैसे कि बाद में सोचा गया हो, पहला नाम, उसके बाद फिर से उपनाम। कॉनरी ने इसे पूरी शाम की पोशाक में, अपने होठों से सिगरेट लटकाते हुए, बर्फीले तिरस्कारपूर्ण शैली के साथ किया। परिचय एक तरह की चुनौती या प्रलोभन था, जो हमेशा दुश्मन को संबोधित किया जाता था। 60 के दशक की शुरुआत में, कॉनरी का जेम्स बॉन्ड स्क्रीन पर जितना खतरनाक और सेक्सी था, उतना ही था। 62 1965 में थंडरबॉल के फिल्मांकन के दौरान, एमिलियो लार्गो के पूल में शार्क के साथ दृश्य में कॉनरी की जान खतरे में थी। जब उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी, तो उन्हें इस खतरे की चिंता थी। कॉनरी ने जोर देकर कहा कि केन एडम पूल के अंदर
एक विशेष प्लेक्सीग्लास विभाजन का निर्माण करे, लेकिन यह एक निश्चित संरचना नहीं थी और शार्क में से एक इसके माध्यम से गुजरने में कामयाब रही। उन्हें तुरंत पूल छोड़ना पड़ा। 63 1964 से 1986 अल्फ्रेड हिचकॉक की मारनी 1964 में कॉनरी। हालांकि बॉन्ड ने उन्हें स्टार बना दिया था, लेकिन कॉनरी इस भूमिका और फ्रेंचाइजी द्वारा उन पर डाले गए दबाव से थक गए थे। उन्होंने कहा, मैं बॉन्ड के पूरे हिस्से से ऊब गया हूं 64 और मुझे हमेशा से ही उस शापित जेम्स बॉन्ड से नफरत रही है। मैं उसे मार डालना चाहता हूं। 65 माइकल केन ने स्थिति के बारे में कहा, यदि आप इन शुरुआती दिनों में उनके दोस्त थे तो आपने बॉन्ड का विषय नहीं उठाया। वह जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने से कहीं बेहतर अभिनेता थे और है, लेकिन वह बॉन्ड का पर्याय बन गए। वह सड़क पर चलते रहते और लोग कहते, देखो, यह जेम्स बॉन्ड है। यह उनके लिए विशेष रूप से परेशान करने वाला था। 66 बॉन्ड फिल्में बनाते समय कॉनरी ने अन्य फिल्मों जैसे अल्फ्रेड हिचकॉक की मारनी 1964 और सिडनी ल्यूमेट की द हिल 1965 में भी अभिनय किया, जिसे फिल्म समीक्षक पीटर ब्रैडशॉ 1960 के दशक की उनकी दो महान गैर बॉन्ड तस्वीरें मानते हैं। 62 मारनी में कॉनरी ने टिप्पी हेड्रान के साथ अभिनय किया। कॉनरी ने कहा था कि वह हिचकॉक के साथ काम करना चाहते हैं, जिसे ईन ने अपने संपर्कों के माध्यम से व्यवस्थित किया। 67 कॉनरी ने उस समय एक स्क्रिप्ट देखने के लिए कहकर कई लोगों को चौंका दिया। कुछ ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वह एक जासूस के रूप में टाइपकास्ट होने के बारे में चिंतित थे और वह नॉर्थ बाय नॉर्थवेस्ट या कुख्यात का रूपांतर नहीं करना चाहते थे। 68 फिल्मांकन के दौरान हिचकॉक और कॉनरी के बीच अच्छी दोस्ती थी और कॉनरी ने कहा कि वह कुछ आरक्षणों के साथ फिल्म से खुश थे। 69 द हिल में कॉनरी कुछ ऐसा अभिनय करना चाहते थे जो बॉन्ड से संबंधित न हो और उन्होंने इसमें अभिनय करने के लिए एक स्टार के रूप में अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया। हालांकि फिल्म वित्तीय रूप से सफल नहीं रही, लेकिन यह एक आलोचनात्मक फिल्म थी जिसने कान फिल्म महोत्सव में पहली बार सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार जीता। 70 लुमेट के साथ बनाई गई 5 फिल्मों में से पहली, कॉनरी उन्हें अपने पसंदीदा निर्देशकों में से एक मानते थे। 71 सम्मान पारस्परिक था। लुमेट ने द हिल में कॉनरी के प्रदर्शन के बारे में कहा, मेरे लिए और अधिकांश निर्देशकों के लिए जो बात स्पष्ट थी, वह यह थी कि उस तरह के चरित्र को निभाने के लिए कितनी प्रतिभा और क्षमता की आवश्यकता होती है जो आकर्षण और चुंबकत्व पर आधारित हो। यह उच्च कॉमेडी के बराबर है और उन्होंने इसे शानदार ढंग से किया। 72 1960 के दशक के मध्य में कॉनरी ने स्कॉटिश उद्योगपति इयान मैक्सवेल स्टीवर्ट के साथ गोल्फ खेला। 73 एक ऐसा संबंध जिसके कारण कॉनरी ने 1967 में डॉक्यूमेंट्री फिल्म द बॉलर एंड द बन्नेट का निर्देशन और प्रस्तुति की। 74 75 76 फिल्म में फेयरफील्ड प्रयोग का वर्णन किया गया था, जो 1960 के दशक के दौरान ग्लासगो में फेयरफील्ड शिपबिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग कंपनी में औद्योगिक संबंधों के लिए एक नया दृष्टिकोण था। प्रयोग स्टीवर्ट द्वारा शुरू किया गया था और 1966 में हेरोल्ड विल्सन के कैबिनेट में प्रथम सचिव जॉर्ज ब्राउन द्वारा समर्थित था। 77 78 कंपनी बंद होने का सामना कर रही थी और ब्राउन ट्रेड यूनियनों, प्रबंधन और शेयरधारकों को औद्योगिक प्रबंधन के नए तरीकों को आजमाने के लिए £1 मिलियन 13.135 मिलियन 2021 के संदर्भ में $15.55 मिलियन प्रदान करने के लिए सहमत हुए। 79 रॉबिन और मैरियन 1976 में ऑड्रे हेपबर्न के साथ कॉनरी 6 बार बॉन्ड की भूमिका निभाने के बाद कॉनरी की वैश्विक लोकप्रियता ऐसी थी कि उन्होंने 1972 में वर्ल्ड फिल्म फेवरेट पुरुष के लिए चार्ल्स ब्रॉनसन के साथ गोल्डन ग्लोब हेनरीटा पुरस्कार साझा किया। 80 वह जॉन हस्टन की द मैन हू वुड बी किंग 1975 में माइकल केन के साथ दिखाई दिए। काफिरिस्तान में खुद को राजा बनाने वाले 2 पूर्व ब्रिटिश सैनिकों की भूमिका निभाते हुए दोनों अभिनेताओं ने इसे अपनी पसंदीदा फिल्म माना। 81 82 उसी वर्ष
वह द विंड एंड द लायन में कैंडिस बर्गेन के साथ दिखाई दिए, जिन्होंने ईडन पेडेकारिस, वास्तविक जीवन की पेडिकारिस घटना पर आधारित, की भूमिका निभाई। फिल्म समीक्षक रोजर एबर्ट, जिन्होंने द मैन हू वुड बी किंग में कॉनरी और केन की दोहरी भूमिका की प्रशंसा की थी, ने हेपबर्न के साथ कॉनरी की केमिस्ट्री की प्रशंसा करते हुए लिखा, कॉनरी और हेपबर्न अपने किरदारों के बारे में आपस में एक मौन समझ पर पहुंच गए हैं। वे चमकते हैं। वे वास्तव में प्यार में दिखते हैं। 83। दोस्तों पिछला जो पार्ट है वो हमें तकरीबन देखने को मिला था 110 मिनट का, और 2003 में 17 अक्टूबर को इसे रिलीज़ किया गया था। बाकी बजट 58 मिलियन का इसका बजट था। मूवी ने कलेक्शन 180 मिलियन का दिया था। बाकी मैंने पूरी जानकारी आपको बता ही दी है। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। बाकी दूसरे पार्ट को जितनी भी अपडेट है वो मैं आपको बताता रहूँगा इसी चैनल के माध्यम से। मिलते हैं अगले वीडियो में।